नमस्कार। आज हम आपको समय के गलियारों में वापस ले चलेंगे, एक ऐसी अनसुलझी पहेली की ओर जो आज भी दुनिया भर के जांचकर्ताओं और रहस्य में दिलचस्पी रखने वालों के दिमाग को उलझाए हुए हैं। ये कहानी है नॉर्वे की इसडल वुमन की, एक ऐसी औरत जिसकी कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं, कोई अतीत नहीं, बस कुछ सवाल हैं जो 50 साल बाद भी हवा में तैर रहे हैं। बात है 29 नवंबर 1970 की। नॉर्वे का शहर है बर्गन। शहर के पास ही एक सुनसान और बर्फीली घाटी है जिसे इसडालन वैली कहते हैं। इसे डेथ वैली यानी मौत की घाटी भी कहा जाता है क्योंकि मध्य युग में यहां कई लोगों ने आत्महत्या की थी और ये जगह हमेशा से थोड़ी डरावनी मानी जाती रही है। उस दिन एक प्रोफेसर अपनी 2 छोटी बेटियों के साथ उस घाटी में हाइकिंग कर रहे थे। अचानक उन्हें हवा में कुछ जलने की तेज गंध आई। गंध का पीछा करते हुए वो एक सुनसान चट्टानी इलाके में पहुंचे और वहां जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। चट्टानों के बीच एक औरत की आधी जली हुई लाश पड़ी थी। उसका शरीर अजीब तरह से अकड़ा हुआ था, जैसे किसी बॉक्सर ने लड़ने के लिए पोज बनाया हो। लाश का अगला हिस्सा और चेहरा पूरी तरह जलकर राख हो चुके थे। पहचानना नामुमकिन था। पुलिस को बुलाया गया। क्राइम सीन की जांच शुरू हुई। लाश के पास से कुछ अजीबोगरीब चीजें मिली। एक छाता, 2 प्लास्टिक की बोतलें जिनमें पानी भरा था, एक प्लास्टिक कवर, रबड़ के बूट, एक ऊनी स्वेटर और कुछ छोटी मोटी चीजें। पास में एक अधजली शराब की बोतल और नींद की गोलियों के कुछ खाली पत्ते भी मिले। लेकिन जो चीजें नहीं मिली वो ज्यादा चौंकाने वाली थीं। उस औरत के पास कोई पर्स नहीं था, कोई पहचान पत्र नहीं था, कोई ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट नहीं था। यहां तक कि उसके कपड़ों पर लगे टैग्स और लेबल्स भी कैंची से बड़ी सफाई से काट दिए गए थे। उसकी उंगलियों के निशानों को भी शायद मिटाने की कोशिश की गई थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसकी पहचान से जुड़ा हर एक सबूत इस दुनिया से मिटा देने की कसम खाई हो। लाश को ऑटोप्सी के लिए भेजा गया। रिपोर्ट ने मामले को और भी उलझा दिया। पता चला कि मौत से पहले उस औरत ने बड़ी मात्रा में नींद की गोलियां खाई थीं। उसके खून में कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिला था, जिसका मतलब था कि जब उसे जलाया गया तब वो जिंदा थी। उसकी गर्दन पर चोट के निशान भी थे, जैसे किसी ने उसे मारा हो। लेकिन मौत की वजह नींद की गोलियों और धुएं के जहर को ही माना गया। पोस्टमार्टम में एक और हैरान करने वाली बात सामने आई। उस औरत के दांतों में बहुत ही खास और महंगे गोल्ड फिलिंग्स थे, जो उस दौर में सिर्फ लैटिन अमेरिका या दक्षिणी यूरोप के कुछ खास डेंटिस्ट ही करते थे। ये एक बड़ा सुराग हो सकता था। पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। कुछ दिन बाद बर्गन शहर के रेलवे स्टेशन के लॉकर रूम से 2 सूटकेस बरामद हुए। ये सूटकेस उसी औरत के थे। जब पुलिस ने सूटकेस खोले तो यह रहस्य और गहरा हो गया। सूटकेस के अंदर महंगे और फैशनेबल कपड़े थे, लेकिन यहां भी हर एक कपड़े का लेबल काट दिया गया था। सूटकेस में अलग अलग रंग और स्टाइल की कई विग्स थीं। कुछ चश्मे थे जिनके शीशे प्लेन थे, यानी उनमें कोई पावर नहीं था। मेकअप का सामान, जर्मनी और नॉर्वे के पैसों की कुछ गड्डियां और एक कंघी और हेयर ब्रश भी मिला। लेकिन यहां भी ऐसा कुछ नहीं था जिससे उसकी पहचान पता चल सके। पर एक सूटकेस की लाइनिंग के नीचे पुलिस को एक शॉपिंग बैग मिला जिस पर एक जूते की दुकान का नाम लिखा था। पुलिस उस दुकान पर पहुंची। दुकानदार को उस औरत का हुलिया याद था। उसने बताया कि यह खूबसूरत, अच्छे कपड़े पहने महिला ने उससे रबड़ के बूट खरीदे थे, वही बूट जो लाश के पास मिले थे। इस सुराग के आधार पर पुलिस ने नॉर्वे के सभी होटलों में पूछताछ शुरू की और फिर एक एक करके परतें खुलने लगी। पता चला कि यह औरत एक रहस्यमयी ट्रैवलर थी जो पिछले कुछ हफ्तों से नॉर्वे के अलग अलग शहरों में घूम रही थी। वो हमेशा अलग अलग नाम से होटलों में चेक इन करती थी। उसके कम से कम 8 नकली पासपोर्ट और पहचान पत्र थे। उसने खुद को कभी बेल्जियम की नागरिक फेनेला लॉर्ज बताया, तो कभी क्लॉडिया टिल्ट, कभी वो वेरा जार्ल बनी, तो कभी एलिजाबेथ लिहुईफर। वो हर होटल में कैश पेमेंट करती थी और जर्मन, फ्रेंच, फ्लेमिश और इंग्लिश जैसी कई भाषाएं बोलती थी, लेकिन हमेशा एक अजीब से लहजे के साथ। होटल स्टाफ के मुताबिक वो बहुत ही गोपनीय रहती थी और हमेशा डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगाकर रखती थी। पुलिस को उसके सूटकेस से कोडेड नोट भी मिला। वो कुछ अक्षरों और नंबरों का एक अजीब सा कॉम्बिनेशन था। कई दिनों की मशक्कत के बाद पुलिस उस कोड को तोड़ने में कामयाब हो गई। वो कोड असल में उसकी यात्रा का ब्यौरा था।
उसने नॉर्वे आने से पहले पेरिस और दूसरे यूरोपीय शहरों की यात्रा की थी, लेकिन हर सुराग एक बंद गली में जाकर खत्म हो रहा था। उसके फिंगरप्रिंट्स किसी भी देश के डेटाबेस से मैच नहीं हुए। इंटरपोल ने दुनिया भर में अलर्ट जारी किया, लेकिन किसी भी देश ने ऐसी किसी महिला के लापता होने की रिपोर्ट नहीं की थी। उसके अनोखे दांतों की जानकारी भी दुनिया भर के डेंटिस्ट को भेजी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो औरत कौन थी? वो नॉर्वे में क्या कर रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, उसकी मौत एक आत्महत्या थी या एक सोची समझी हत्या? पुलिस ने कुछ हफ्तों की जांच के बाद केस को संभावित आत्महत्या मानकर बंद कर दिया। फरवरी 1971 में उस गुमनाम औरत को कैथोलिक रीति रिवाजों के साथ बॉगन में एक अचिन्हित कब्र में दफना दिया गया। पुलिस को उम्मीद थी कि शायद कोई उसके अंतिम संस्कार में आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सालों तक इस केस पर थ्योरीज बनती रहीं। सबसे मशहूर थियरी है जासूसी की। यह 1970 का दशक था। शीत युद्ध अपने चरम पर था। नॉर्वे नेटो का सदस्य होने के नाते सोवियत संघ और पश्चिमी देशों के बीच एक अहम कड़ी था। कुछ लोगों का मानना है कि इस्डल वुमन एक जासूस थी, शायद इजराइल की मोसाद या सोवियत संघ की केजीबी की एजेंट। उसके नकली पासपोर्ट, विग्स, कोड्स और गोपनीय व्यवहार सब कुछ एक जासूस की प्रोफाइल से मेल खाता है। जिस घाटी में उसकी लाश मिली थी वो नॉर्वे के उस इलाके के पास थी जहां नॉर्वेजियन नेवी अपनी नई पेंगुइन मिसाइलों का परीक्षण कर रही थी। क्या वो इन्हीं मिसाइलों की जासूसी करने आई थी? और क्या उसका मिशन फेल होने पर उसे उसके अपने ही लोगों ने या दुश्मन एजेंसी ने मार डाला? एक और थियरी उसे किसी अंतर्राष्ट्रीय अपराधी या स्मगलर गिरोह का हिस्सा बताती है। शायद वो किसी डील के सिलसिले में वहां थी और कुछ गड़बड़ होने पर उसे रास्ते से हटा दिया गया। लेकिन अगर यह हत्या थी तो किसने की? और अगर यह आत्महत्या थी तो कोई अपनी पहचान मिटाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करेगा? नींद की गोलियां खाकर सुनसान बर्फीली घाटी में जाकर खुद को आग लगाकर मरना, यह आत्महत्या का बहुत ही अजीब और दर्दनाक तरीका है। साल बीतते गए और इस्डल वुमन की कहानी नॉर्वे की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली बन गई। फिर 2016 में टेक्नोलॉजी की मदद से इस केस को दोबारा खोला गया। नॉर्वेजियन पुलिस और जर्नलिस्ट ने मिलकर इस्डल वुमन के जबड़े की टिश्यू से डीएनए निकालने में कामयाबी हासिल की। साथ ही उसके दांतों का आइसोटोप एनालिसिस किया गया। आइसोटोप एनालिसिस एक ऐसी तकनीक है जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि कोई इंसान अपने जीवन के शुरुआती दिनों में कहाँ रहा, उसने कैसा पानी पिया और कैसा खाना खाया। इस जांच के नतीजे चौंकाने वाले थे। पता चला कि वो औरत शायद 1930 के आसपास पैदा हुई थी और उसका बचपन पूर्वी जर्मनी या जर्मनी फ्रांस के बॉर्डर के पास कहीं बीता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शायद वो फ्रांस चली गई थी। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन अब भी उसका नाम और उसकी असली पहचान एक राज ही थी। आज 50 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है। इस्डल वुमन की कब्र पर अब भी कोई नाम नहीं है। वो कौन थी, कहां से आई थी और उसकी मौत का सच क्या है, ये शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। वो एक परछाई की तरह आई और एक रहस्य बनकर चली गई। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी कुछ सवाल जवाबों से ज्यादा दिलचस्प होते हैं और कुछ पहेलियां शायद हमेशा अनसुलझी रहने के लिए ही बनती हैं। इस्डल वुमन हिस्ट्री के पन्नों में दर्ज ऐसा ही एक गुमनाम अध्याय है जिसका आखिरी पन्ना लिखा जाना अभी बाकी है।